हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार, आपका अपना चैनल प्रोडक्ट्स बीएसबी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हमने नंबर सिस्टम का थ्योरी सेक्शन में पहला वीडियो देख लिया, जिसमें हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना था। परिमेय संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं, प्रूफ करते हैं, रेकरिंग के रूप में दिया रहेगा और आपसे बोलता है कि इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें, तो उसको भी मैंने देख लिया। और वहां पे मैंने आपको बोला था कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध करेंगे, हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाबू अपरिमेय संख्या को जैसे ही सिद्ध करना रहेगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि उसे मान लीजिएगा कि यह आपका परिमेय संख्या है। ओके, उसके बाद क्या कीजिएगा कि P बटा Q के बराबर कर लीजिएगा वह जो संख्या आप माने थे। और उसके बाद क्या कीजिएगा बाबू, आप सॉल्यूशन कीजिएगा, सरलीकरण कीजिएगा उसको। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मैंने आपको सिखाया कि जो संख्या दिया रहेगा उसे परिमेय में मानेंगे, लेट करेंगे। उसके बाद मैंने कहा कि P बटा Q के बराबर करेंगे। उसके बाद मैंने कहा इसका क्या करेंगे बाबू, सरलीकरण करेंगे, यानी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो हम देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इस चीज को। यहाँ पे ये देखिए, आपका क्वेश्चन है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो सबसे पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन। ये सारे अगर आप मेथड अपनाते हैं तो आपको 2 नंबर के जो प्रश्न पूछेंगे और 2 नंबर में 2 नंबर आपका ही होगा। ठीक है, सॉल्यूशन यहां माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, मैंने मान लिया कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए P बटा Q बराबर √2, P बटा Q बराबर √2। अब हम कहेंगे बाबू कि इसके बटा में हमेशा एक छुपा रहता है। आपको तो बताए थे हम पिछले वाले वीडियो में कि बटा में हमेशा एक छुपा हुआ रहता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, यानी कि तिरछा गुना करेंगे। तो P के साथ 1 गुना कर जाएगा, P गुने 1। √2 के साथ Q गुना करेगा, √2 इंटू Q। समझ गए? तो P एक पूर्णांक है। जब भी परिमेय संख्या आप लिखते हैं P बटा Q के रूप में, यानी कि यहाँ 2/3 का रूप ही P बटा Q है। तो Q भी एक पूर्णांक है और P भी एक पूर्णांक है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 भी परिमेय है और 3 भी परिमेय ही है। समझ गए ना? तो यही बात है यहाँ पे हुआ कि P गुने 1, तो यहाँ तो P हो गया, √2 इंटू Q, तो Q √2। ओके, तो आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था बाबू कि परिमेय और अपरिमेय का गुना हमेशा अपरिमेय होता है। तो देखिए, Q एक परिमेय है और √2 एक अपरिमेय है, तो इन दोनों का गुना क्या हो गया, अपरिमेय कहलाएगी। तो मैंने लिखा कि अपरिमेय। अब P एक पूर्णांक के रूप में है, जो आपको मैंने यहाँ पे बताया कि पूर्णांक के रूप में है। तो P पूर्णांक के रूप में है, यानी कि यह क्या है, परिमेय है। क्या है बाबू, परिमेय। तो परिमेय बराबर अपरिमेय कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ डज नॉट इक्वल टू का साइन हम दे देंगे कि परिमेय डज नॉट इक्वल टू अपरिमेय। अतः आपने देखा क्या कि परिमेय कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है, यानी कि परिमेय बराबर कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। तो आपने यहाँ देखा क्या कि √2 क्या माने थे हम, परिमेय संख्या, जो कि हुआ नहीं। तो लिखेंगे अतः हमारे द्वारा माना गया गलत साबित हुआ। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। √2 के जगह डिजिट चेंज करेगा, लेकिन प्रोसेस आपका वही रहेगा। इसी प्रोसेस से हम बनाएंगे। यहाँ जैसे √2 दे दिया, तो हो सके अगला क्वेश्चन में आपको दे देगा। यहाँ आपको मैंने प्रूव्ड लिख दिया, ये आपका प्रूव्ड है, ये प्रूव हुआ।
मान लीजिए √2 की जगह आपको दे देता है √3 की जगह आपको देगा √5। इस प्रकार से आपको क्या करेगा, क्वेश्चन सेट कर देगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे देगा आपको 2 + √2, ऐसे करके देंगे तो सारे प्रक्रिया में आपको ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यानी माइंड में यह बात आप सेट कर लीजिए, माइंड में आप बात यह सेट कर लीजिए कि क्वेश्चन यह रिपीटेशन करेगा, रिपीट करेंगे। समझ गए ना, रिपीट हमेशा करता रहता है क्वेश्चन, केवल क्या करता है, डिजिट चेंज करता है। तो एक बार और मैं आपको समझा दूं, एक बार और बाबू मैं आपको समझा दूं इस बात को कि सबसे पहले √2 दिया तो √2 की जगह कुछ भी दे सकता है, लेकिन मैं इसका सॉल्यूशन एक बार और आपको समझा रहा हूं। सॉल्यूशन यहां स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो नंबर मिलेंगे। सॉल्यूशन यहां, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद मैंने लिखा कि इसलिए P/Q = √2, P/Q = √2, अब बटा में 1 छुपा रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने गुना करवाया, तिरछी गुना करवाया, तो P के साथ 1 गुना किया तो P × 1, √2 के साथ गुना किया Q तो √2 × Q। ठीक है, तो P × 1 यानी कि P और √2 × Q यानी कि Q √2। तो Q √2 देखा आपने यहाँ कि P एक पूर्णांक है और Q भी एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यह परिमेय हो गया, और यह परिमेय और अपरिमेय का गुना हमेशा अपरिमेय होता है, जो कि आपस में बराबर नहीं है। अतः हमारे द्वारा माना गया गलत साबित हुआ, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, मैंने यहाँ प्रूव किया। तो इस प्रकार से आपने अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का मेथड को सीखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या रहा। आसानी से आप यहाँ 2 नंबर अप्रोच कर लिए। आपका नेक्स्ट टॉपिक है अंक गणित मूलभूत प्रमेय से लसा और मसा को निकालना। सबसे पहले आपका मन में क्वेश्चन होगा, अंक गणित मूलभूत प्रमेय है क्या? अंक गणित मूलभूत प्रमेय है क्या? तो बाबू एक प्रमेय है जिसकी प्रयोग से हम लोग लसा और मसा निकालते हैं। तो यह प्रमेय कैसा है? तो अभाज्य गुणनखंड प्रक्रिया पर आधारित प्रमेय होता है। अब आपके मन में प्रश्न पुनः उठ गया कि अभाज्य गुणनखंड क्या है? क्या है अभाज्य गुणनखंड? तो बाबू अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है लघुत्तम निकालना, एलसीएम निकालना। समझिए, वही बातों को आपने यहाँ पर लिखा कि अभाज्य गुणनखंड निकालना यानी एलसीएम निकालना होता है। हमारे एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न ऐसे भी पूछते हैं कि 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, या कितने इसके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो पहले हम इसको बढ़िया से जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। क्वेश्चन तो हम अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन बैंक जब आपको लेकर सॉल्यूशन करवाएंगे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थ्योरी करा रहा हूँ। थ्योरी से क्या होता है, सारे बेसिक बातों को वह बांधा जाता है जिससे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कॉन्शियस होकर सुनिए, आपसे हम प्रश्न भी बनवाएंगे। थोड़ी सी ये घबराहट मत रखिए कि प्रश्न नहीं बता रहे हैं। देखिएगा, पहले हम इसको अप्रोच करवा दें कि 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड पर कितने प्रकार से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसको जानते हैं। देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब मैंने आपको बताया अभी क्या बताया? अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब होता है एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना यानी कि लघुत्तम निकालना। ओके, ठीक है। तो मैंने कहा आपको, क्वेश्चन आपका था यही कि 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। ओके, 40 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। कैसे निकालेंगे हम? तो सेम प्रोसेस वही रखिएगा, लघुत्तम निकालने वाला 40 का 2 से भाग लगाएंगे तो आपका 20 आएगा, पुनः 2 से भाग लगाएं तो 10 आया, पुनः 2 से भाग लगाए इसमें तो आपका 5 आया, यानी कि 2 गुणे 5। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिखकर इसको इस ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो बाबू अगर सेम बेस रहता है
तो पावर आपस में जुटता है जब एक दूसरे को गुना में होते हैं। सेम बेस रहेंगे और एक दूसरे के गुना में रहेंगे तब पावर आपस में जुट जाता है। जैसे a के पावर m गुने a के पावर n, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, यहाँ के पावर m है यहाँ के पावर n है। आप 8 क्लास में पढ़े होंगे तो टीचर वहाँ आपको बताए होंगे कि a के पावर m प्लस n हो जाते हैं। तो यहाँ भी पावर 1 है यहाँ भी पावर 1 है यहाँ भी पावर 1 है, यानी कि 1 प्लस 1 गुने 5 के पावर 1, यानी कि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 40 बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1 आंसर। ये सारे प्रोसेस को दर्शाकर आप डायरेक्ट लिखिए 40 इक्वल टू 2 के पावर q इंटू 5 के पावर 1 आंसर। अब इससे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे बाबू कि बताइए इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखिए तो इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है। देखिए तो एक आपका एक ये हुआ 2 3 4, कितने अभाज्य गुणनखंड हुए? 4 अभाज्य गुणनखंड हुए। ओके, तो ये आपका 4 अभाज्य गुणनखंड हुए। तो हम अब देखते हैं बाबू नेक्स्ट स्लाइड में आपसे क्या कह रहा है। आपसे कहा कि बाबू की अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से, अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से लसा और मौसा निकालना। यानी बाबू समझ रहे हैं, लघुत्तम और महत्तम की प्रक्रिया से ही, लघुत्तम और महत्तम की प्रक्रिया से ही हमको मौसा निकालना है, हमको मौसा निकालना है। लसा और लघुत्तम की प्रक्रिया से ही हमको लसा और मौसा निकालना है। कैसे? तो देखिएगा यहाँ पे लघुत्तम प्रक्रिया मतलब समझ रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब है मेरा, ये मन सोच लीजिएगा कि लघुत्तम तो निकालना ही है, महत्तम तो निकालना ही है, और टीचर हमसे कह रहा है कि लघुत्तम की प्रक्रिया से। लघुत्तम की प्रक्रिया इसलिए आपसे कह रहे हैं कि माइंड सेटअप कीजिए कि उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है ना, इस चीज को। तो देखिए आपसे कहा कि अंकगणित मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक निकालें। ठीक है, तो बाबू यहां पे आप ये देखिए कि एलसीएम के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा, एलसीएम के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा, आपको क्या लिखा? तो मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल बेस, मैक्सिमम पावर ऑफ ऑल बेस। यहां पे बाबू ध्यान रखिएगा, याद रखने के लिए मैंने एक और अपनाया तरीका आपके लिए कि यहां पे लिखिए ऑल बेस, ऑल बेस मैक्सिमम पावर, ऑल बेस मैक्सिमम पावर। ओके, और एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए सेम बेस, सेम बेस मिनिमम पावर, सेम बेस मिनिमम पावर। यदि आपको मैं बाबू बता दूं लसा, लसा जो आप लिखते हैं तो उसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, लसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, और मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो एक बच्चे यहां पे देखिए एलसीएम, तो एलसीएम कहने का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, और एचसीएफ कहने का मतलब हुआ हायर कॉमन फैक्टर, हायर कॉमन फैक्टर। ओके, इस चीज को आप जान गए, ये चीज याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह फॉर्मूला डायरेक्ट आपके एग्जाम में फॉर्मूला काम आने वाले हैं। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट इसको कैसे अप्रोच करेंगे। पुनः मैंने आपके लिए लिखा यदि दो धन पूर्णांक, यदि दो धन पूर्णांक a और b है, यदि दो धन पूर्णांक a और b है, तब उनका लसा और मौसा का गुना, तब उनका लसा और मौसा का गुना बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौसा गुणे लसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। यानी दो धन पूर्णांक a और b है, तो यही आपको a और b बता रहा है कि यही दोनों संख्या का मौसा है और यही दोनों संख्याओं का लसा है,
और दोनों का जब गुणा करेंगे लसा और मौसा का, तो ये दोनों संख्या आपस के में गुणा करने पर बराबर हो जाते हैं। यानी करके आपको मैंने यहाँ पे लिखवाया कि मौसा गुणे लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल। यह बाबू आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी जितना महत्वपूर्ण है उतना ही सब्जेक्टिव के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करता है बाबू कि एक मौसा दे देगा, लसा दे देगा और यहाँ पे एक संख्या ए दे देगा, तो बी आपसे पूछेगा या आपको दे दिया मौसा और दो संख्या दे दिया आपको, तो हो सके कि लसा पूछ ले आपसे, है ना। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इतने तरीके से। और क्या कहा आपसे, मैंने एक ऑब्जेक्टिव, मैं जब क्वेश्चन बैंक को एनालिसिस कर रहा था तो मैंने देखा क्या कि यह भी बात आपको बताया गया है जो कंपटीशन लेवल की है, जो कंपटीशन में ये बातें बताई जाती है, लेकिन यह भी बात आपसे पूछ लिया गया था 2018 में या 17 में, 17 नहीं कर सकते हैं, 2018 या 19 में ऐसा करके पूछा हुआ था। क्या पूछे हुए था बाबू, तो 2 से अधिक संख्याओं के लिए मौसा गुणे लसा बराबर संख्याओं का गुणनफल सत्य नहीं माना जाता है। यदि दो संख्या है तब उनका लसा और मौसा का गुणा कीजिएगा और आपस में बराबर कीजिएगा तो सत्य है। अगर 2 संख्या से अधिक संख्या ले रहे हैं, 3 संख्या हो जा रहा है, 2 से जैसे ही अधिक बढ़िएगा तो दोनों संख्याओं का 3 संख्या बनेंगे, तो उनका लसा और मौसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर नहीं हो पाएंगे। यह सत्य नहीं माना जाएगा, यह असत्य हो जाएंगे। यही बात आपसे कहा। अब यहां पे देखिए आपको प्रश्न मिला, क्या प्रश्न मिला कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का लसा और मौसा निकाले। अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया कहने का मतलब ही हुआ अंक गणित मूलभूत प्रमेय से। तो निकालिए, यहां पे आप सबसे पहले लिखिएगा सॉल्यूशन, स्टेप लिखना जरूरी है। सॉल्यूशन यहां 96 बराबर और बगल में आप रफ कीजिएगा या इधर 96 लघुत्तम निकालिएगा 2 से 48, पुनः 2 से लगाइएगा तो 24, पुनः 2 से लगाइएगा तो 12, पुनः 2 से तो 6, पुनः 2 से तो 3। तो आपको तो मैंने वहां सिखा चुका है, डायरेक्ट याद रखिए, सेम बेस है, पावर सबका 1 है, तो जोड़ दीजिए डायरेक्ट 1 2 3 4 5, यानी यहां पे लिखिए 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1। ओके, तीन के पावर 1। अब यहां 404 के लिए आप डायरेक्ट यहां पे लगाइए लघुत्तम रफ में 404 को, तो 2 से लगाइएगा तो 1 2 0 2, पुनः 2 से भाग लगाइए 1 0 1, ऐसा करके आएंगे। यानी कि 2 के पावर 1 गुने 101 के पावर 1। अब 101 में आप किसी से भाग लगाइएगा तो भाग नहीं लगेंगे। और एलसीएम निकालने के लिए आप बचपन में भी सीखे हैं कि अभाज्य गुणनखंड के पावर से ही हम लिखते हैं। यानी कि अभाज्य, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड की सहायता लेते हैं। यानी पहले 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे, 5 से नहीं लगा तो 7 से, 7 से नहीं तो हम लगाएंगे 11 से। अब ये नहीं कीजिएगा कि 9 से लगा दीजिएगा, ठीक है। 11 से नहीं लगेगा तो 13 से, यानी कि अभाज्य संख्या से ही भाग लगाते हैं, इसीलिए इसका नाम अभाज्य गुणनखंड भी होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, वो तरीके। तो ये देखिए यहाँ पे 1 नहीं होंगे, आप यहाँ पे 1 1 2 न होगा, यानी यहाँ पे 2 के पावर 2, ठीक है, गुणे 101 के पावर 1, यहाँ पे हो गया। अब लिखिए, आप फॉर्मूला जानते हैं तो लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, एलसीएम बराबर ऑल बेस मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो ऑल बेस मैक्सिमम पावर, तो ऑल बेस में देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 101 है, सभी को उतार लीजिए, 2 गुने 3 गुने 101, ठीक है। अब मैक्सिमम पावर बोला है, मैक्सिमम पावर,
तो मैक्सिमम पावर खोजिए। 2 और 2 में 2 के पावर 5 है या 2 के पावर 2 है, तो इन दोनों में सबसे अधिक पावर किसका होगा बाबू? तो आप बोलिएगा सर 5 का है, तो लिख दीजिए 2 के पावर 5। 3 में खोजिए, 3 का पावर वहाँ 1 है और इसमें 3 तो है ही नहीं, यानी कि 12 तो यही है, 3 के पावर 1। 101 के पावर इसमें है, 101 इसमें है, लेकिन 101 इसमें है नहीं, यानी कि दोबारा तो यही हुआ ना, यानी 101 के पावर 1। अब आपस में गुना कीजिएगा तो 2 के पावर 5 का गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 32 गुने 3 गुने 101, यानी कि 32 तिया हमको लग रहा है कि 96 हो जाएंगे, गुने 101 बराबर 96 ऐसे आएंगे। अब आपका बच जा रहा है HCF निकालना। तो HCF के लिए आप क्या जानते हैं बाबू? आपने HCF के लिए क्या जाना? HCF के लिए आप जानते हैं HCF में कि सेम बेस होता है, सेम बेस मिनिमम पावर, सेम बेस मिनिमम पावर। यहां देखिएगा सेम बेस मिनिमम पावर कर रहा है ना आपसे, तो HCF में HCF बराबर सेम बेस खोजिए। सेम मतलब जिस रंग रूप का ऊपर में होगा उसी रंग रूप का नीचे भी होना चाहिए, दूसरा संख्या में भी होना चाहिए। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 101 है, यहाँ 101 नहीं है। तो 3 और 101 सेम रूप का नहीं लग रहा, लेकिन 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, सेम रूप का है, तो यहाँ पे लिखिए 2। कहा मिनिमम पावर, मिनिमम पावर, तो यहाँ पे लिखिए मिनिमम पावर। यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 5 है, दोनों में सबसे मिनिमम मतलब सबसे छोटा कौन है? तो 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 2 यहाँ पे ले लिए, यानी 2 के पावर क्या हो गया? 4, 2 के पावर 4। तो यहाँ आप लिखिएगा डायरेक्ट, अतः एलसीएम बराबर 96 और HCF बराबर 4। यह आपका आंसर हुआ। और इसके हेडलाइटिंग कर दीजिएगा, ऐसे अंडरलाइन कीजिएगा, तो डायरेक्ट आपको एग्जाम में जितने मार्क्स का पूछेगा, जितना मार्क्स क्या 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। पुनः एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, पुनः एक बार ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा कि अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकाले तथा साथ में उनका लौसा भी निकाले। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा मैंने सॉल्यूशन, यहाँ 96 का अभाज्य गुणनखंड निकाला पहले, यानी एलसीएम निकाला रफ में। मैंने इधर आपको रफ करके दिखाया 96 का, तो हमको आया 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1। पुनः मैंने लिखा 404 का मैंने एलसीएम निकाला, तो 2 के पावर 2 गुने 101 के पावर 1। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? तो एलसीएम बराबर ऑल बेस मैक्सिमम पावर, ऑल बेस मैक्सिमम पावर, ऑल बेस मैक्सिमम पावर, यानी कि ऑल बेस मैक्सिमम पावर है आपका। तो ऑल बेस में 2, 3 और 101 आ गए, 2, 3, 101। मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम पावर, तो इसमें 2 है, इसमें 5 है, तो मैंने 5 लिया, अधिकतम की बात कहा। यहाँ 3 का पावर 1 है, इसमें तो 3 है ही नहीं, तो अधिक तो 3 ही है, तो इसलिए मैंने 3 का पावर 1 लिया। यहाँ 101 है, यहाँ 101 है ही नहीं, इसलिए मैंने 101 के पावर 1 लिया। एक बात और मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, अगर आप चाहिएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 101 के पावर 0 और यहाँ 3 का पावर 0, क्योंकि किसी भी का पावर 0 का मान, किसी भी संख्या के पावर का पावर अगर 0 हो रहा है तो उसका मान 1 होता है। जैसे याद रखने के लिए बाबू ध्यान दीजिएगा, शंकर भगवान के माथे पे चांद लगा हुआ था, ऐसे चांद लगा हुआ था, समझ रहे हैं ना? तो आप इसको जब हटा दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा तो 0 बचेगा, यानी कि शंकर भगवान के पावर 0, तो इसलिए ईश्वर 1 होते हैं, ईश्वर 1 होते हैं। उनके पावर 0 है, इसलिए ईश्वर 1 होते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने बोला। तो आप किसी भी का पावर अगर 0 देते हैं तो उसका मान 1 होता है। तो आप इसमें अब चूज कीजिए, ये 101 के पावर 1 बड़ा है या 101 के पावर 0 बड़ा है? तो 101 के पावर 1 ही बड़ा है। 3 के पावर 1 बड़ा है या 3 के पावर 0 बड़ा है? तो हमने कहा 3 के पावर 1 बड़ा है, ये ले लिया और आपस में गुना किया तो 96 आया। ठीक है, उसके बाद मैंने एचसीएफ के लिए कहा कि सेम बेस मिनिमम पावर, सेम बेस मिनिमम पावर। तो सेम बेस मतलब कि सेम रूप का,
सेम रूप का, तो आप अगर 3 का पावर 0 भी लीजिएगा, यहाँ 3 का पावर 3 यहाँ भी है, 3 का पावर 0, और 3 का पावर 0 कहने का मतलब 1, 101 यहाँ भी है, 101 यहाँ भी है, 101 0 लीजिएगा तो 101 के पावर 0 कहने का मतलब 1, और यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो दोनों में सबसे मिनिमम है 2 के पावर 2, इसलिए मैंने 2 के पावर 2 लिया, और आपस में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 आ जाएंगे। ये आपका ऐसा सॉल्यूशन होगा। आपने देखे कि किस तरीका से अप्रोच किए, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बैंक में और ज़्यादा बिल्डअप करवाएंगे, किस तरीका से अप्रोच कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में अप्रोच करने की यही तरीका है। एक आध 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको आ जाएंगे। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक आपका शांत और अशांत के बारे में है। शांत और अशांत के बारे में है बाबू। नेक्स्ट टॉपिक आपका शांत और अशांत के बारे में। यह टॉपिक तो बहुत ही इजी है बाबू, बहुत इतना इजी है कि डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे ना तो मन की कैलकुलेशन से बिना पेपर को छुए हुए, बिना कलम को छुए हुए आप आंसर कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा। इसका एक ही फॉर्मूला है, शांत बराबर एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? तो P बट्टा देखिए P बट्टा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यानी कि P बट्टा में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n। अगर इस फॉर्म में आपको मिल जा रहे हैं तो समझिए वो शांत है। अगर इस फॉर्म में मिल जा रहे हैं तो वो शांत है, अगर इस फॉर्म में नहीं मिलेंगे तो वह अशांत है। याद रखने के लिए माइंड में हमने कहा कि एक पप्पा जी है, P मतलब पप्पा जी, और नीचे भाभी और भैया है। अगर भाभी और भैया के अलावे अगर कोई तीसरा व्यक्ति आएंगे तो वह घर अशांति हो जाएंगे, शक के दायरे में आ जाएंगे, यानी वह घर में रोज कलह होंगे, झगड़ा होंगे, यानी वह अशांत होंगे, है ना। अगर दोनों में से कोई एक व्यक्ति नहीं है तो उनका फोटो रखकर काम किया जा सकता है, फोटो रखकर उस घर में शांति लाया जा सकता है। यानी कि दोनों में से कोई एक नहीं रहे तो भी यह शांति होगा, लेकिन दोनों के में से कोई एक है और एक की अनुपस्थिति में कोई तीसरा जन आ जा रहे हैं तो वह भी आपका अशांत हो जाएंगे। यानी हमको भैया और भाभी के अलावे कोई तीसरा पर्सन नहीं चाहिए। अगर तीसरा पर्सन आ रहे हैं तो आपका अशांत हो जाएंगे, है ना। तो याद रखिएगा इस चीज को। जहां पे मैंने आपको कहा कि m और n या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, यानी कि आप अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया कि P एक पूर्णांक संख्या है, मतलब पूरी अंक संख्या है। अब आपको जांचना है, जांच करें परिमेय संख्या 7/80 शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है। तो इसके लिए बाबू मैंने एक नियम बताया कि जो हर रहेगा ना आपका हर, आप जानते हैं कि 7/80 लिखा हुआ है तो ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो हर का एलसीएम निकालिएगा सबसे पहले। देखिएगा मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, कम स्पेस में आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको ये दिखे। ठीक है, आपको सॉल्यूशन लिखना है सबसे पहले। सॉल्यूशन यहाँ परिमेय बराबर 7/80, 7/80। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू आप जानते हैं शांत बराबर P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n, है ना। 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, इस प्रकार से आप जानते हैं। 80 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, 80 का निकालिएगा, 2 से लगाइएगा तो 40 मिलेंगे, पुनः 2 से लगाइएगा तो 20 मिलेंगे, पुनः 2 से लगाइएगा तो 10 मिलेंगे, पुनः 2 से लगाइएगा तो 5 मिलेंगे। यानी कि 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 7/80 बराबर 7/2 के पावर कितना है बाबू, 4 गुने 5 के पावर 1, 5 के पावर 1। यानी देखिए इस फॉर्म में आपको मिला कि नहीं मिला,
इस फॉर्म में आपको मिला कि नहीं मिला? मिल रहा है ना। 2 है यहाँ भी तो 2 यहाँ भी है, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ भी है, पावर में है तो पावर में भी है, पावर यहाँ भी है तो पावर यहाँ भी है, यानी कि 2 और 5 के फॉर्म में मिल गया तो यह शांत है। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 7/80 शांत है, क्योंकि इनके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप में है। ओके, तो हम इस प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे। फिर से समझा दें आपको कि जब भी आपको 7/80 यानी कि परिमेय संख्या के रूप में मिलेगा और आपको कहेगा कि शांत है या अशांत है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि परिमेय बराबर 7/80। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि शांत बराबर p/2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का होता है, यानी कि शांत यानी कि 7/80। तो 80 का नीचे वाला का आप क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा रफ में निकालने के बाद देखिएगा, गौर कीजिएगा कि 2 और 5 के रूप में है। यदि है तो वह शांत है, नहीं है तो शांत नहीं है। तो मैंने देखा कि यहाँ 2 और 5 के रूप में है, इसलिए मैंने लिखा कि 7/80 शांत है। क्योंकि इनका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में या 2 नंबर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और 1 नंबर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। या इतना दिमाग लगा लीजिए कि यह आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, हम आपको अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से कैसे हम मौसा निकालेंगे। वो आपके एग्जाम से इतना इंपॉर्टेंट रख रहा है कि पूछिए मत। वो डायरेक्ट आपके एग्जाम में हर ईयर में पूछा है। 2 नंबर का फिक्स है कि उससे पूछता है। अब कोई बच्चे कहेंगे कि सर जो है हर टॉपिक को कह रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में ही आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि मैं वही टॉपिक आपको लेके आया हूँ जो आपका डायरेक्ट में एग्जाम से रिलेशन रखता हो और आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। आपके लिए हम मेहनत किए हैं। आप स्मार्ट स्टडी कीजिए, स्मार्ट वे में स्टडी कीजिए कि जो हमारे एग्जाम में अभी पूछे जा रहे हैं, हमारे पास कम समय है, कैसे अप्रोच करेंगे अगर सारी बातों को जानिएगा। इसलिए मैंने हर टॉपिक को कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आपसे हम विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू।